हाय फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा। आज अपन 10th क्लास का टॉपिक चालू करते हैं, मानव तंत्र। और मानव तंत्र में अपन पहला टॉपिक पढ़ते हैं पाचन तंत्र। और देखो पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करें। देखो आज अपन पढ़ते हैं मानव तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव तंत्र के बारे में। और देखो मानव तंत्र क्या होता है कि अपने शरीर में, जैसे अपन पहली बात करें पाचन तंत्र की, किसकी बात करते हैं? पहला पाचन तंत्र। पहले किसकी बात करते हैं? पाचन तंत्र के, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। देखो क्या होता है पाचन तंत्र। जैसे अपन क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। अपन क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो भोजन ग्रहण करते हैं तो अपने जो भोजन है उसमें तो क्या क्या होता है? भोजन के अंदर अपन कहते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती हैं, खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अब जो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, मतलब जो लवण हैं, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। अब अपन जब भोजन करते हैं तो इन सभी को, किसको? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सभी को क्या किया जाता है? सरल रूप में बदला जाता है। मतलब ये क्या होता है? कठोर रूप में होता है। कैसे होता है? कठोर रूप में। ठीक है, कैसे होता है? कठोर रूप में होता है। अब इनको सभी को क्या किया जाता है? सरल रूप में बदला जाता है। क्या किया जाता है? सरल रूप में बदला जाता है। सरल रूप में बदला जाता है। अब वो सरल रूप में बदला जाता है और फिर सरल रूप में बदलकर इनका क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। इनका क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। और पाचन करके अपन क्या करते हैं? पाचन के द्वारा उनसे जो भोजन है, जो पचित भोजन होता है, उससे क्या होती है? अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। उससे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो सबसे पहली बात ये तो आ गई कि अपने भोजन में क्या क्या है, किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो अपने को परिभाषा आनी चाहिए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? किसकी परिभाषा आनी चाहिए? पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जो भोजन होता है, भोजन को अपन मुख में लेते हैं। मुख में लेने की क्रिया को अपन बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। ठीक है। मुख में लेने की क्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं? अंतर्ग्रहण। तो भोजन को मुख में अंतर्ग्रहण या भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर लेकर मल त्याग तक जो तंत्र काम में आता है, जो तंत्र काम में आता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। उसको क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। तो एक बार और परिभाषा देखना कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, भोजन के अंदर ग्रहण करने से लेकर मल त्याग तक जो तंत्र कार्य करता है, जो तंत्र कार्य करता है उसे अपन क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। जो तंत्र कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब देखो जो पाचन तंत्र होता है, कौन है? जो पाचन तंत्र होता है वो दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन सा? बात करें पाचन तंत्र, परिभाषा आई होगी आपको कि अपन देखो सबसे पहले अपन भोजन करते हैं ना, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन, खनिज लवण बहुत सारे होते हैं, विटामिन वगैरह। ठीक है। तो ये विटामिन वगैरह होते हैं वो कठोर रूप में होते हैं। अब अपन इनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और भोजन के रूप में ग्रहण करके उनको किस में बदल दिया जाता है? सरल रूप में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? सरल रूप में बदल दिया जाता है और उसका क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है। पाचन के द्वारा जो अच्छे जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पचित भोजन होता है उससे क्या प्राप्त कर ली जाती है? ऊर्जा प्राप्त कर ली जाती है। और जो अपशिष्ट होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये किया जाता है अपने पाचन तंत्र में। अब कैसे क्या होता है पाचन तंत्र की परिभाषा?
भोजन के अंदर ग्रहण करने से लेकर मल त्याग मतलब अपशिष्ट त्याग तक जो तंत्र कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र है। और पाचन तंत्र में मुख्यतः दो सहायक अंग होते हैं, मतलब दो अंग होते हैं, ठीक है। देखो, एक तो होते हैं आहार नाल। क्या होती है? आहार नाल। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरी होती है ग्रंथियां। दूसरी कौन सी होती है? ग्रंथियां, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या करती है? पाचन तंत्र का निर्माण करती है। क्वेश्चन आ जाता है पाचन तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आहार नाल और ग्रंथियों के द्वारा किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? पाचन तंत्र का। एक क्वेश्चन आ जाता है भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना, आहार नाल में। कहाँ पर होता है? आहार नाल में क्या किया जाता है? भोजन का पाचन किया जाता है। कि जो आहार नाल होती है, आहार नाल क्या काम करती है? इसका कार्य पूछ ले कोई आपको कि आहार नाल का कार्य बताइए, तो आहार नाल का कार्य याद रखना, यह है जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलती है। क्या करती है? जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदलती है। कौन? आहार नाल। और ये क्या काम करती है भाई? ग्रंथियां क्या काम करती है? कि जो भोजन होता है, ग्रंथियां क्या काम करती है? भोजन होता है तो भोजन के अंदर, भोजन में एंजाइम स्त्रावित करती है, स्त्रावित करती है। और क्या करती है? भोजन का पाचन करती है, भोजन का पाचन करती है। तो आहार का क्या काम हो गया? आहार का काम हो गया भाई, जटिल पोषक है। क्या है? बड़े पोषक तत्व हैं, उनको अपन जैसे अंदर मुख में ग्रहण करते हैं तो ये क्या कर देता है? तोड़ देता है मुख, अपने जो मुख हुआ है। फिर ये और भी सरल सरल अणु में, ताकि घुलने लायक हो, ठीक है, घुलनशील अणु में। तो जटिल पोषक अणु को सरल पोषक अणु में बदलने का काम किसका होता है? आहार नाल का। ग्रंथियों का क्या है कि इसने तो सरल बना दिया, अब उनको पचाए कौन? तो ग्रंथियाँ क्या काम करती है? एंजाइमों की सहायता से। किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से उन्हें पचाने का कार्य करते हैं। अब देखो, अपन पढ़ते हैं आहार नाल। क्या पढ़ते हैं? आहार नाल पढ़ते हैं। क्या होती है आहार नाल? देखो, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। जो आहार नाल होती है वो भी क्या होती है? आहार नाल मेन जो निर्माण की इसके मुख्यतः अंगों की बात करें, किसकी बात करें? अंगों की। आहार नाल के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? ठीक है। तो पहला तो होता है मुख। पहला कौन सा होता है? मुख। अभी अपन चित्र भी बनाएंगे। क्या होता है? मुख। दूसरा होता है, आप मुख के अंदर या आप ले सकते हो मुख गुहा। क्या ले सकते हैं अपन? मुख गुहा। तीसरा अपन ले सकते हैं ग्रसनी। कौन सा? ग्रसनी। तीसरा ग्रासनली या ग्रसिका। ग्रसिका। चौथा कौन सा ले सकते हैं? आमाशय। चौथा कौन सा भाग होता है? आमाशय। पांचवा कौन सा भाग होता है? छोटी आंत्र। कौन सा भाग होता है? छोटी आंत्र या छोटी आंत भी बोल सकते हो। फिर कौन सा होता है? बड़ी आंत्र। कौन सी होती है? बड़ी आंत या बड़ी आंत्र। सातवां कौन सा होता है? मलद्वार या मलाशय। मलद्वार, ठीक है। तो ये तो माउथ, क्या है? माउथ और बक्कल केविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। और कौन सा हो गया?
रेक्टम। ठीक है, अब अपन पहला देखें अपन कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। ये अंग है, ठीक है, मुख है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, मलाशय मलद्वार है। तो याद रखना, जो आहानाल है वो मुख से, आहानाल मुख से मलद्वार तक, मुख से मलद्वार तक फैली रहती है। कहाँ से कहाँ तक? मुख से मलद्वार तक। और जो मुख से जो मलद्वार होता है, तो इस जो आहानाल है, इस आहानाल की लंबाई औसतन तो मानी गई है 9 मीटर। याद रखना, आहानाल की औसत लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, 8 से 10 मीटर की होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर आहानाल की लंबाई होती है। अपन जीवित अवस्था में होते हैं तो क्या होता है कि ये संकुचित हुई रखती है, ठीक है, तो जिसके कारण ये 5 मीटर तक ही होती है। लेकिन जब मृत अवस्था आ जाती है तो ये फैल जाती है, शिथिल हो जाती है, जिसके कारण इसकी लंबाई मुख्यतः कितनी आकी गई है? 9 से 10 मीटर, या 8 से 10 मीटर। जो ये आहानाल है, ठीक है, आहानाल को एक नाम से और बोलते हैं पोषण नाल। किस नाल से? पोषण नाल, मतलब डाइजेस्टिव कैनाल। कौन सी नाल? डाइजेस्टिव कैनाल। अब देखो, आपके 10th क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्यों पूछता है? एक क्वेश्चन पूछता है। वो ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो आहानाल होती है उसका ही कार्य पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? आहानाल का कार्य, कि भाई आहानाल के कार्य बताइए। अभी अपन इनको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पहले ध्यान रखना आहानाल के कार्य की बात कर लेते हैं। तो आहानाल का पहला कार्य होता है, यह भोजन को सरल पोषक तत्वों में तोड़ती है। यह भोजन को सरल पोषक तत्वों में तोड़ती है या बदलती है, या बदलती है। पहला कार्य याद हो जाएगा कि आहानाल के द्वारा जटिल पोषक पदार्थों को सरल पोषक पदार्थों में बदला जाता है। दूसरा, कि सरल पोषक तत्व होते हैं उनका अभी अपन पढ़े थे, जो ग्रंथियां होती है वो क्या कर देती है? पाचन। ग्रंथियां क्या कर देती है? पाचन। पाचन हो जाता है ग्रंथियों के द्वारा, और ग्रंथियों के द्वारा पाचन होने पर जो पचित भोजन है, कौन है? जो पचित भोजन है, कौन सा? जो पचित भोजन है उसका अवशोषण, उसका अवशोषण भी किसके द्वारा होता है? आहार नाल के द्वारा। पचित भोजन का अवशोषण भी किसके द्वारा होता है? आहार नाल के द्वारा। और ये एक काम कि आहार नाल होती है, वो क्या काम करती है? भोजन को कहाँ तक? मल द्वार तक भेजती रहती है। कहाँ तक भेजती है? भोजन को मल द्वार तक भेजने का काम करती है। तो ये किसके कार्य हो गए? आहार नाल के। अब देखो, आहार नाल के कार्य तो हो गए इसमें। अब अपन आहार नाल के इन भागों की बात कर लेते हैं, कहाँ पर ये भाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं छोटा सा चित्र बना देता हूँ एक, आपके याद रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ इस प्रकार से। यह इस प्रकार से ये यहाँ पर डायाफ्राम क्या होता है? यहाँ पर डायाफ्राम, अभी अपन पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर होता है
आमाशय, क्या होता है? आमाशय, यहाँ पर होता है इस प्रकार से अग्नाशय, ये नली नीचे आती है, यहाँ पर खुलती है, ठीक है, और फिर यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हो, आप बना सकते हो, ये बड़ी आंत्र, इस प्रकार से अपन किसका चित्र बना दिए? आहारनाल का। किसका चित्र? आहारनाल का। यहाँ पर क्या आ गई? छोटी आंत्र बीच में। कौन सी आंत्र आ गई? छोटी आंत्र, ये छोटी आंत्र, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि ये वाला जो भाग है, कौन सा? ये वाला जो भाग भारी भार, ये तो होता है मुख। क्या होता है? मुख, ठीक है, 1 नंबर भाग। और यहाँ के अंदर की तरफ होता है मुख गुहा। क्या होती है? मुख गुहा, ठीक है। ये होती है ग्रसनी। कौन सी होती है? ग्रसनी, ठीक है। ये होती है ग्रसिका। क्या होती है? ग्रसिका। ये आमाशय। क्या होता है? आमाशय। ये होता है अग्नाशय, ठीक है। ये होती है बड़ी आंत्र। क्या होती है? बड़ी आंत्र। ये होती है छोटी आंत्र। क्या होती है? छोटी आंत्र। ये होता है मलद्वार। क्या होता है? मलद्वार। पहले अपन इन्हीं भागों की बात करेंगे, ठीक है। तो जो इसमें जो आमाशय, ये देखो भाग, देखो पहला कौन सा हो गया? मुख, जो बाहर की तरफ होता है, जो खुलता है, अंदर जो खुलता है, 2 ओष्ठ होते हैं मुख में, ठीक है। फिर मुख किस में खुलता है? मुख गुहा में, ठीक है। मुख गुहा किस में खुलती है? ग्रसनी में। ग्रसनी आगे नली सी संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ग्रसिका से नीचे आमाशय, आमाशय से नीचे अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अभी अपन ग्रंथि की बात करेंगे, ठीक है। और फिर ये कौन सी होती है? बड़ी आंत्र। और ये कौन सी? छोटी आंत्र। और ये कौन सी है? मलद्वार, ठीक है। तो अब देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि दूसरा भाग कौन सा आया था। यहाँ पर देखो, ये आनाल के तो अंगों की बात कर दी अपन ने। फिर ग्रंथियां हैं, ग्रंथि क्या करते हैं? एंजाइम स्त्रावित करके भोजन का पाचन करती है। अब जो ग्रंथियां, वो आपको याद होनी चाहिए कौन कौन सी ग्रंथियां। तो याद रखना 3 ग्रंथियां। पहली होती है लार ग्रंथि। पहली कौन सी होती है? लार ग्रंथि। दूसरी याद रखना यकृत ग्रंथि। तीसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि। तीसरी कौन सी होती है? अग्नाशय। सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। तो ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथि भोजन के पाचन में, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो क्या है, जो लार ग्रंथि होती है तो वो तो मुख गुहा में पाई जाती है। मुख गुहा में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। अभी लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ये अग्नाशय ग्रंथि, ये कौन सी होती है? अग्नाशय। ये तो कौन सी होगी? पहली ग्रंथि लार ग्रंथि। ये दूसरी कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। और ये तीसरी कौन सी हो गई? अग्नाशय ग्रंथि। ये तीसरी कौन सी हो गई? अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं मुख गुहा। क्या होती है मुख गुहा? ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मुख गुहा होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बात की कि इस प्रकार से 2 ओष्ठ होते हैं। कितने ओष्ठ होते हैं? देखो अपन बच्चों इस लेसन को, सभी टॉपिक को, मेरी आदत है कि सारे के सारे टॉपिकों को चित्र की सहायता से समझना। किसकी सहायता से? चित्रों की सहायता से, डायग्राम से अपन समझेंगे। जैसे मुख होता है, ठीक है,
तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख गुहा बता सकते हैं अपन। ठीक है, ये अपन यहाँ पर आप कह सकते हो ये दो ओष्ठ हो गए, ये नासा छिद्र हो गया। क्या हो गया? नासा छिद्र। और आगे जाके ऐसे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे छिद्र होता है, यहाँ पर छिद्र होता है, दोनों मिलते हैं और फिर ऐसे पीछे आते हैं, ऐसे इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को ना। अब देखो जो मुख होता है, ये वाला जो मुख है, दो ओष्ठ है। ये कितने ओष्ठ हैं? दो ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। ठीक है, कितने? दो ओष्ठ। दोनों ओष्ठों के बीच जो अपन जो खुलता है, जो दोनों ओष्ठ खुलते हैं, उस भाग को बोलते हैं मुख। उस भाग को क्या बोलते हैं? मुख। ठीक है, मुख के अंदर क्या पाई जाती है? मुख गुहा। ये जो खाली जगह दिख रही है, ये वाली जो खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह को बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा होती है ना, वो क्या होती है? कटोरे के समान संरचना होती है। देखो कटोरा सा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कटोरा। तो कटोरी नुमा होती है ये। कटोरी नुमा संरचना होती है। स्ट्रक्चर आपको बात करें कैसी होती है? कटोरी नुमा संरचना होती है। अब जो कटोरी नुमा जो संरचना है, अब इसमें देखो ऊपर की तरफ मुख गुहा में जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जो होता है अपन उसको बोलते हैं कि आप जबड़ा बोल दो या अपन तालू बोलते हैं। इसको तो बोलते हैं ऊपरी तालु। मैं इधर करूँ, यहाँ पर लिखूँ ऊपरी तालु। और ये कौन सा है? निचला तालु। निचला तालु। और वो जो ऊपरी तालु है वो क्या होता है? कठोर होता है। ऊपरी तालु क्या होता है? कठोर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊपर तो नासा गुहा आ जाती है, नीचे कौन सी आ जाती है? मुख गुहा। तो नासा गुहा और मुख गुहा दोनों को अलग अलग रखने का काम किसका होता है? ऊपरी तालु का। इसलिए ये कठोर होता है। ठीक है, जो नीचे वाला होता है वो नीचे वाला जो तालु होता है वो कोमल होता है। ऊपरी तालु कैसा है? कठोर। ठीक है, और नीचे वाला कैसा होता है? कोमल। ठीक है, आप जीभ भी टच करके देख सकते हो अपने मुख में। ऊपर की तरफ जीभ टच करोगे तो कठोर सा भाग है, और नीचे की तरफ जीभ टच करते हैं तो वो कोमल सा भाग है। तो ऊपरी तालु कठोर होता है, नीचे तालु कैसा होता है? कोमल होता है। दोनों तालु के बीच में ऐसी पेशीय संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेशीय संरचना। इस प्रकार से है ना भाई, इस प्रकार से पेशीय संरचना। ठीक है, और इस पेशीय संरचना को अपन कहते हैं जीभ, टंग। क्या बोलते हैं? जीभ या टंग। ये क्या हो गई? जीभ या जिह्वा। ठीक है, टंग बोलते हैं इसको। ये जो जीभ है वो मुख गुहा से जुड़ी होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि जो जीभ है वो मुख गुहा से किस भाग द्वारा जुड़ी हुई होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ध्यान रखना, फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा, किसके द्वारा जुड़ी होती है जीभ? फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा। क्या होती है कि मुख गुहा में एक पेशीय जिह्वा पाई जाती है। ये पेशीय जिह्वा मुख गुहा के अधर तल से, मतलब नीचे वाले तल से फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर क्या होते हैं? अपन कहते हैं मुख गुहा के जो अंदर की तरफ क्या पाए जाते हैं? दांत। क्या पाए जाते हैं? दांत। जो कि दांत क्या होते हैं? जबड़ों के अंदर धसे होते हैं। जबड़े में धसे। याद रखना, दांत किसके अंदर धसे होते हैं? जबड़ों में
धसे हुए होते हैं, ठीक है। और आप दांत जानते हो, जो बच्चे होते हैं उनमें दांत 2 बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं ना, कि मुंह गुहा में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। किस में धसे होते हैं वो, जबड़ों में धसे होते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं। अब देखो कि जो दांत होते हैं, तो अपन मानव की बात करें, किसकी बात करें, मानव की, तो दांत के प्रकार के आधार पर मानव क्या होता है, मानव विषम दंती होता है। कैसा होता है, विषम दंती। मतलब विषम दंती का मतलब अनेक प्रकार के दांत, लेकिन अपने मानव में क्या होते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत, 4 प्रकार के। तो मानव क्या हो गया, विषम दंती, मतलब दांत अनेक प्रकार के, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो मानव कैसा है, विषम दंती है। मानव में जो दांत होते हैं वो जबड़ों में, मानव या कोई भी जीव है तो उसमें जबड़ों में क्या होते हैं, दांत ऐसे होते हैं, उनको बोलते हैं गर्त दंती। क्या बोलते हैं, गर्त दंती। थिकोडोंट जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, थिकोडोंट, ठीक है, गर्त दंती। गर्त दंती मतलब देखो, अभी अपन प्रकार की बात करेंगे, लेकिन पहले गर्त दंती। जैसे ये कोई जबड़ा है, ये अपना मानो जबड़ा है, नीचे वाले जबड़े की अपन बात करें, ये अपना जबड़ा है, ठीक है। तो इसमें दांत इस प्रकार से धंसे होते हैं, ऐसे, इस प्रकार से ऐसे धंसे होते हैं। तो इन दांतों, यहाँ पर आ गई जबड़ा, ठीक है। तो ये जबड़े में धंसे हुए हैं, किस में धंसे हुए हैं, जबड़े के अंदर धंसे हुए हैं, इसलिए इनको बोल दिया गर्त दंती, जबड़ों की गर्त में धसे हुए हैं, इसलिए अपन मानव में क्या होते हैं, गर्त दंती दांत पाए जाते हैं। और कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार, ठीक है। डाइफोडोंट मतलब 2 बार, तो इसको बोलते हैं द्विबार दंती। क्या बोलते हैं, द्विबार दंती, डाइफोडोंट। कैसा है मानव, द्विबार दंती। कि मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, द्विबार दंती की बात करूँ, तो मानव में, ठीक है, मानव में जब बच्चा होता है ना, तो वो 5 साल की उम्र में, मतलब 3 से 5 साल की उम्र में क्या होते हैं, दांत आने चालू हो जाते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत कम उम्र में, लेकिन एवरेज 5 साल की उम्र तक ये जो प्रथम बार जो दांत आते हैं वो आ जाते हैं। अब देखो, 2 प्रकार के दांत, पहले वाले दांत होते हैं उनको तो अस्थाई दांत बोलते हैं। कौन से, अस्थाई। और जो दूसरी बार दांत आते हैं उनको बोलते हैं स्थाई दांत। पहली बार जो दांत आते हैं उनको अस्थाई, दूसरी बार स्थाई दांत। अस्थाई दांतों को अपन दूधिया दांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दूधिया दांत, ठीक है। तो अस्थाई दांत, ध्यान रखना, अस्थाई दांतों की संख्या होती है 20। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, ठीक है, जिनको दूधिया दांत भी कहते हैं या अस्थाई दांत भी कहते हैं। अभी अपन प्रकार पढ़ेंगे, तो प्रकार में ध्यान रखना, एक आएगा अग्रचरणक, अग्रचरणक, कौन सा आएगा, अग्रचरणक, प्री मोलर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री मोलर, अग्रचरणक। ये दांत बचपन में या स्थायी दांतों में नहीं आता, ठीक है। मतलब अग्रचरणक नहीं पाया जाता, बाकी तीनों पाए जाते हैं। 4 प्रकार के हैं ना, तो याद रखना 20 दांत आते हैं, ठीक है। और वो भी 3 प्रकार के हो गए प्रारंभ में, फिर 4 प्रकार के बाद में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये स्थायी दांत, अपन खेलते हैं कूदते हैं तो दांत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तब वो दूसरे दांत आ जाते हैं। जो पहली बार जो दांत होते हैं उनको अस्थायी दांत होते हैं।
और फिर टूटने के बाद दूसरी बार आते हैं, वो कैसे हो जाते हैं, स्थायी दांत। उनको क्या बोलते हैं, स्थायी। मानो अपने टूटे ही नहीं, ठीक है। तो वो जो नहीं टूटते हैं, तो उन अस्थायी दांत, जो अस्थायी दांत है, वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, स्थायी धातु में रूपांतरित हो जाते हैं। किस में रूपांतरित हो जाते हैं, स्थायी धातु में। और स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है। इसलिए स्थायी दांतों की संख्या 32। इसलिए यहाँ पर नॉर्मली एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्थायी दांतों की संख्या, या दंत सूत्र पूछता है। क्या पूछता है, दंत सूत्र। अभी अपन दंत सूत्र की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं विषम दंती की। किसकी बात करते हैं, विषम दंती की, ठीक है। कि आप देखते हो अपने दो तालु हैं, ऊपरी तालु और निचला तालु। कोई सा भी एक तालु देखें तो दोनों तालु में 16-16, ऊपर वाले में 16, नीचे वाले में 16, तो 32 दांत हो गए, ठीक है। तो अपन किसी भी एक तालु की बात करें, ये मानो अपन ने ऊपरी तालु या नीचे वाला तालु बना लिया। कौन सा बना लिया, नीचे वाला तालु, ठीक है। इस प्रकार से नीचे का तालु बना दिया। अब इसमें देखो दांतों का सेट किस प्रकार से होता है। आगे की तरफ यहाँ पर दो, इस प्रकार से, फिर एक नुकीला सा ऐसे बाहर निकला होता है, ठीक है। फिर इस प्रकार से दो, और फिर ऐसे, मतलब आप इनको ऐसे छोटा कर सकते हो, फिर इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर दो, फिर ऐसे एक बाहर निकला होता है, फिर यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर 3 आता है, तब 3। तो इस प्रकार से मानो अपन नीचे वाले तालों की बात कर रहे हैं। अब देखो, जो दांत होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के दांत। कितने प्रकार के, विषम दंती का मतलब अनेक प्रकार के, तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला आता है कृंतक। पहला कौन सा आता है, कृंतक। कृंतक मतलब इंसाइजर। कौन सा आता है, इंसाइजर। दूसरा होता है रदनक। दूसरा कौन सा होता है, रदनक। कैनाइन। कौन सा होता है, कैनाइन, ठीक है। तीसरा होता है अग्रचरणक। अग्रचरणक, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, प्री मोलर, ठीक है। और फिर चौथा होता है चरणक। क्या बोलते हैं, चरणक, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर। जिसको क्या बोलते हैं, मोलर। तो दांत कितने प्रकार के हुए, 4 प्रकार के, कृंतक, रत्नक, अग्रचरणक और चरणक। अब अपन ने देखो क्या किया, एक तालु लिया, ठीक है। ये जो तालु लिया, इस तालु को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ऐसे। कितने भाग, 2 भाग, अर्ध, मतलब अर्ध भागों में, आधे आधे भागों में, ठीक है। तो अपन इधर वाले अर्ध भाग की बात करते हैं, इधर वाले की। तो यहाँ पर देखो, अग्रचरणक, ये 2, सॉरी कृंतक, ये 2 दांत होते हैं। मैं यहाँ पर इनकी संख्या लिख दूँ, तो आगे वाले जो 2 दांत हैं एक सेट में, जो साइड वाला जो अर्ध भाग है उसमें, ये तो कौन सा हो गया, कृंतक। ये जो बाहर नुकीला निकला होता है, उसको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं, रदनक। और फिर ये 2 हो गए, इनको बोलते हैं अग्रचरणक। क्या बोलते हैं, अग्रचरणक। फिर ये जो 3 हैं, इन तीनों को बोलते हैं अपन चरणक। इनको क्या बोलते हैं, चरणक। तो भाई ऐसे ही इधर 2 तो क्या है, कृंतक, 1 क्या है, रदनक, 2 क्या है, अग्रचरणक, और 3 क्या है, चरणक, ठीक है। अब देखो इधर दांतों की संख्या देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गई ना, इधर भी 8 हो गई। तो एक जबड़े के सेट में टोटल संख्या कितनी हो गई, 16 दांतों की। जो जबड़े होते हैं आधे अर्ध अर्ध भाग, ठीक है। अर्ध भाग में चारों होते हैं, कौन से, कृंतक, रत्नक, अग्रचरणक और चरणक। अब देखो जो कृंतक होता है, कौन सा,
कृंतक टोटल ऐसे पूछ रहा था, टोटल कृंतकों की संख्या, टोटल कृंतकों की संख्या। अब देखो टोटल कृंतकों की संख्या देखें अपन, दो तो ये रही, दो तो इधर और दो इधर, तो एक जबड़े में चार हो गए। एक जबड़े में कितने हो गए? चार। ऊपर वाले जबड़े में भी चार, मतलब नीचे वाले जबड़े में चार और ऊपर वाले जबड़े में चार, तो कृंतक की संख्या कितनी हो गई? 8। कृंतक की संख्या कितनी हो गई? 8। ऐसे देखो रत्नक, एक इधर रत्नक और एक इधर रत्नक, हो गया ना? एक रत्नक इधर, एक रत्नक इधर, दो ऊपर वाले में, तो दो नीचे वाले जबड़े में, दो ऊपर वाले में, कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। ठीक है। फिर इधर देखो अग्रचरणक, अग्रचरणक कितने हैं? एक और ये दो, इधर भी दो, तो एक जबड़े में 4, तो दोनों जबड़े में कितने हो गए? 8। दोनों जबड़ों में कितने हो गए? 8। चरणक की देखो, 3 इधर हैं, 3 इधर हैं, तो एक जबड़े में 6, तो दोनों जबड़े में कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। इस प्रकार से टोटल दांत कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। 8 कृंतक हो गए, 4 रत्नक हो गए, और 8 क्या हो गए? अग्रचरणक हो गए, और 12 क्या हो गए? चरणक हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 32। अब देखो इनके कार्य बात करते हैं, किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। ठीक है। तो जो कृंतक है, मैं यहाँ पर इनके कार्य यहाँ पर लिखता जाऊंगा ना, समझाता रहूंगा। जो कृंतक दांत है, ठीक है, कृंतक दांत अपन जब बच्चे होते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो कृंतक दांत 5 से 6 माह की उम्र में आ जाता है। कौन से? 5 से 6 माह की उम्र में कौन से दांत आ जाते हैं? कृंतक। और ये कृंतक दांत अपन देखो जब छोटे बच्चे थे तब अपन क्या करते थे, जो रोटी होती है तो रोटी का रोल बनाते थे, और रोल बना मतलब गोल गोल रोल बना के अपन सीधा उसको सीधा काटते थे, आगे वाले दांतों से काट के फिर अंदर लेते थे। लिया होगा सभी ने। ठीक है। तो ऐसे ही अपन गिलहरी में देखते हैं, जब गिलहरी कोई दाना ले लेती है, जैसे मूंगफली वगैरह कोई दाना लेती है, तो आगे से कुतरती है, उनको धीरे धीरे कुतरने का काम करती है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो कृंतक है वो भोजन को कुतरने का काम, भोजन को कुतरने, कुतरने को आप बोल सकते हो काटने का कार्य करते हैं। तो कार्य पूछ लिया था भाई, ध्यान रखना। कृंतक दांतों का कार्य बताइए, तो भोजन को कुतरने व काटने का कार्य कौन करता है? कृंतक। और देखो रत्नक होते हैं ना, कौन से? ये तो एक दांत की हो गई। अब रत्नक की बात करें, रत्नक होते हैं ना, वो होते हैं अपने जो एवरेज याद रखना, 16 से जो 20 माह के जो बच्चे होते हैं, या 1.5 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या आ जाते हैं भाई? रत्नक दांत आते जाते हैं। और रत्नक दांत ध्यान रखना, ये मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। कौन से जीवों में? मांसाहारी जीवों में ज़्यादा विकसित होते हैं। और मांसाहारी जीव आपको पता है ही कि जैसे शेर है, शेर के भी 2 दांत निकले होते हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, मांसाहारी जीव है। तो जैसे देखो इन इस प्रकार से मैंने चित्र में देखो बाहर निकाल रखा है इन 2 दांतों को, इधर इधर, एक जबड़े में 2 हैं तो 2 में 4 हो गए। तो ये दांत क्या करते हैं, जैसे आपने शेर को देखा होगा या कुत्ते को देखा, थोड़ा सा भोजन को साइड में लेके चीरता है, उसको फाड़ता है, चीरता है या फाड़ता है। तो ध्यान रखना, जो रत्नक होते हैं वो भोजन को चीरने व फाड़ने का काम करते हैं, चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि वह भोजन के चीरने फाड़ने में कौन से दांत सहायक होते हैं, तो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? रत्नक। कौन से होते हैं? रत्नक। अपन बात करें अग्रचरणक, किसकी बात करें? अग्रचरणक की। जो अग्रचरणक हैं वो ध्यान रखना 10 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं। कौन सी उम्र में आते हैं? 10 से 11 वर्ष की उम्र में। और ध्यान रखना, और ये जो चर्वणक हैं, दोनों को साथ पढ़ते हैं अपन, और जो चर्वणक हैं, ये चर्वणक जब बच्चा
12 से 15 वर्ष का हो जाता है या 16 वर्ष का हो जाता है, तब कौन से आते हैं? चरवणक। दोनों का काम सेम है। दोनों का काम क्या काम है? ये भोजन को चबाने का, भोजन को चबाने का कार्य, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, या पीसने का कार्य, पीसने का कार्य। अब यदि स्पेशल पूछ ले भाई, अग्रचरणक का पूछ ले, तो याद रखना भोजन को चबाने का कार्य करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य करता है। और यदि चरणक का स्पेशल पूछ ले, तो चरणक का स्पेशल क्या बताओगे? चबाने को पीसने का, जगह चक्की होती है, चक्की होती है ना, जो मतलब कोई भी अनाज होता है उसको पीस देती है, एकदम चून बना देती है ना। ऐसे अपने जो लास्ट वाली जो दाढ़ बोलते हैं, वो भी क्या कर देती है? पीसने का काम करती है। तो ये हो गए दांतों के कार्यों की बात। अब एक यहाँ पर एक अपवाद है, मतलब अपवाद नहीं कह सकते, मतलब एक अवशेषी अंग आता है। यहाँ पर मैं लिखूं अवशेषी अंग, ठीक है। अवशेषी अंग मतलब अपने शरीर में हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है। ऐसे अंग जो अपने शरीर में है लेकिन अवशेष के रूप में, जिनका कोई कार्य नहीं है। जैसे अपने एक दांतों में होता है अक्कल दाढ़। कौन सा होता है? अक्कल दाढ़, विजडम टीथ, विजडम टीथ, ठीक है। अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ क्या होता है कि लास्ट वाली जो चर्वणक होता है, लास्ट वाला जो तीसरा जो चर्वणक होता है, उसको बोलते हैं अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ का कहने का मतलब अक्कल दाढ़ आ जाए, मतलब विलुप्त होने के कगार पर, लेकिन अक्कल दाढ़ आती है एवरेज मान तो 25 वर्ष के बाद आने लगती है। और ये माना जाता है, एक पुरानी कहावत थी कि भाई अक्कल दाढ़ मतलब, अक्कल दाढ़ आने का मतलब है व्यक्ति में अक्कल आ गई। अक्कल का मतलब ज्ञान आ गया, अक्कल का मतलब ज्ञान आने लग गया, तो अक्कल दाढ़। लेकिन अब वो क्या हो गई? अवशेष हो गई, किसी के आती है और किसी के नहीं आती। तो प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगा होगा। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे। आपको बहुत धन्यवाद।